नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम अपनी उसी मेगा सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों 10,000 प्लस जीके क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जा चुका है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये थर्ड पार्ट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एक चीज इसके बारे में याद रखना हो दोस्तों। इसके साथ ही कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है दोस्तों कैलाश के मानसरोवर झील से। तो दोस्तों हिमालय कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बाद में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे वहां पे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि इस नदी के 4 नाम हैं। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि यह नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों पहला तो तिब्बत चाइना से, दूसरा भारत, और तीसरा बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों अभी जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो यह गुजरती है भूटान, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि यह नदी किस किस देशों से गुजरती है, तो यह गुजरती है चीन, भारत और बांग्लादेश। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारतीय मरुस्थलों की एकमात्र ऐसी नदी है जो कौन सी है, तो लूनी नदी है दोस्तों। तो लूनी नदी यह अजमेर के पास से निकलती है। तो इसके बारे में याद रखना कि यह नदी अजमेर के पास से निकलती है, जो कि अरावली पर्वत से उद्गम होता है दोस्तों इसका। तो इसके बारे में याद रखना इसे। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दोस्तों कहीं पे किसी भी सागर में जाकर नहीं मिलती है। यह कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि कच्छ के रण में गायब होने वाली एकमात्र भारत की नदी कौन सी है, तो वह लूनी नदी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लोकटक क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, लोकटक एक झील है। तो इसके बारे में विशेष याद रखना कि लोकटक क्या है। तो लोकटक एक झील है, लोकटक झील है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये मणिपुर में है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर में है। और इसी झील पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, कौन सा, तो कीबुल लामजाओ। तो इसके बारे में याद रखना कि कीबुल लामजाओ अभ्यारण्य इस झील पर है, लोकटक झील पर दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है दोस्तों। तो तैरता हुआ पार्क है एक लौता, कि जिसका नाम क्या है, तो कीबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पे है, तो मणिपुर में है, और वो इसी झील पर है, लोकटक झील पर। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, एक ही जगह मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। तो जो सतलज नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है, और यह कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना दोस्तों। और इसी नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है दोस्तों पंजाब में। तो इसके बारे में याद रखना कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बना हुआ है, तो पंजाब में बना हुआ है दोस्तों। वो किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलज नदी पर बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर है दोस्तों। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। चंबल नदी किस राज्य से, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो दोस्तों ये बहती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे याद रखना सेकंड ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जाना पाव पहाड़ी मऊ इंदौर से निकलती है दोस्तों, ये जो कि मऊ इंदौर के पास से निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। तो इसके बारे में याद रखना। उसके बाद यह कहाँ पे, तो यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। तो थोड़े से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और चंबल नदी भिंड और मुरैना में दोस्तों सबसे ज़्यादा बीहड़
बनाते हुए जाती है, जो कि बीहड़ के लिए फेमस है दोस्तों। यह नदी सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करने वाली नदी है दोस्तों भारत की, तो इसके बारे में याद रखना। जिसे क्या कहा जाता है, तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे नदी के कारण कटाव, मिट्टी का कटाव से जो नालियाँ बन चुकी हैं, इन्हें मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि यह नदी कहाँ पे, तो यह मुरैना एवं भिंड जो ज़िले हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है इस नदी ने, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सांभर लवण झील, लवण का मतलब दोस्तों यहाँ पे खारी झील कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों यह राजस्थान में है। इसके बारे में याद रखना कि सांभर झील कहाँ पे है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और यह एक बहुत ही खारी झील है दोस्तों, खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पे, तो जयपुर के समीप है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि जयपुर के पास है सांभर झील स्थित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना, उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो चिल्का झील है। तो इसके बारे में याद रखना। और चिल्का झील कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यह एक लेगून झील है दोस्तों। कैसी झील है, तो लेगून झील है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध परियोजना है कहाँ पे, पहले इसके साथ ही साथ इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों। और एक किस नदी पर है, तो यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, गुजरात में। और किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि क्या है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर परियोजना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किस किस राज्य की। तो दोस्तों यह परियोजना है पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे दोस्तों। यह किस नदी पर बनी हुई है, तो यह सतलज नदी पर बनी हुई है। तो इसके बारे में याद रखना, पहले भी बता चुके हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना। और यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इसके बारे में याद रखना। और इसी बांध के पीछे स्थित है गोविंद सागर झील। तो दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना कि गोविंद सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो यह भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मेबन, बेल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों मेबन, बेल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस पर बनाए गए हैं, तो यह बनाए गए हैं दोस्तों बराकर नदी पर। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि मेबन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण, दोस्तों ये मेबन और बेल पहाड़ी ये अलग अलग बांध हैं और तिलैया भी एक अलग बांध है। यह तीनों बांध किसके हैं, तो यह तीनों बांध है बराकर नदी पर। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और बराकर नदी, इन बांधों का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के तहत किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत, जो कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। तो दोस्तों इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, यह किस सन में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पर। तो इसके बारे में याद रखना कि पोंग बांध कहाँ पे है दोस्तों, तो ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया है दोस्तों पोंग बांध। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। यह परियोजना स्थित है गुजरात में। कल्पसर परियोजना जो कि एक मीठे पानी की परियोजना है, तो यह कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात में। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरिके बैराज से दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कहाँ से होता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। तो ये होता है हरिके बैराज से, जहाँ पे ब्यास और सतलज नदी आकर मिलती है दोस्तों। तो ब्यास और सतलज नदी आकर मिलती है हरिके बैराज, यहीं से उद्गम होता है किसका? तो इंदिरा गांधी नहर का दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और 649 किलोमीटर की यह नहर है, जो कि कहाँ पे जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में जाती है दोस्तों। और इससे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि जिलों पर सिंचाई की जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह राजस्थान की प्रमुख नहर है दोस्तों। और इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इससे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में विशेष है, इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, जो कि दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं दोस्तों। कौन है? तो ये वर्गीस कुरियन है। तो इनके बारे में याद रखना। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए था, जिससे ज़्यादा अधिक मात्रा में दूध कैसे उत्पादित किया जा सके, इसके लिए किया गया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? तो दूध से है, दुग्ध से है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। तो इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भैंसों की वह कौन सी नस्ल है जो गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दोस्तों सुरती। दोस्तों कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि वह कौन सी नस्ल है जो गुजरात में विशेष पाई जाती है? तो यह सुरती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। यह एक भैंस की दुधारू किस्म की नस्ल है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, अधिक दूध देती है। और भैंसें सबसे अधिक दूध देती है वो मुर्रा है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, 17 नवंबर 1960 को देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। लेकिन इसका नामकरण बाद में 1972 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर रख दिया गया, जिनका नाम क्या था? तो गोविंद वल्लभ पंत था। तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत रख दिया गया। तो इसके बारे में याद रखना कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह ऊधमपुर जिला उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, अभी करंट में। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी, जो कि 17 नवंबर 1960 में हुई थी। और इसे हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि किसे हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है भारत में, किस विश्वविद्यालय को? तो गोविंद वल्लभ पंत को, जो कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। और दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? तो ये MS स्वामीनाथन थे। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि MS स्वामीनाथन भारत में कैसी हरित क्रांति के जनक थे। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भारत में रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में रबर का पौधा ब्राज़ील से लाया गया था। तो इसके बारे में याद रखना, अमेजन के जंगलों से। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था अमेजन के जंगलों से दोस्तों। और भारत में रबर सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ये होती है केरल राज्य में दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और अमेजन के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और अमेजन दोस्तों यहाँ पे एक नदी है, जो कि विश्व की जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, चौड़ाई और जल ग्रहण क्षेत्र में यह सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई में नील नदी सबसे बड़ी है। तो इसके बारे में याद रखना कि अमेजन क्या है? तो जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है दोस्तों अमेजन। तो इसके बारे में याद रखना। चल यहीं से लाया गया था रबड़ का पौधा, इसकी उत्पत्ति यहीं पे मानी जाती है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये है तिरुचिरापल्ली। तो इसके बारे में याद रखना कि तिरुचिरापल्ली में जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे स्थित है क्या, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना कि नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये दोस्तों केरल में है, जो कि कासरगोड में है। तो इसके बारे में याद रखना, कासरगोड नाम एक जगह है केरल में, वहाँ पे है क्या, तो नारियल अनुसंधान संस्थान। और तिरुचिरापल्ली में क्या है, तो केला अनुसंधान संस्थान। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन नहीं करता है। तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो कि इलायची का उत्पादन नहीं करता है दोस्तों। तो यह उड़ीसा राज्य नहीं करता है, बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्य में इलायची का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में क्या होता है, तो इलायची होती है। जो दोस्तों छोटी इलायची की बात चल रही है, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे उड़ीसा जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे नहीं होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों गेहूं जो होता है वो होता है ठंडी एवं आर्द्र जगह पे। तो इसके बारे में याद रखना कि ठंडी एवं आर्द्र जगह पे होता है दोस्तों, जो कि इसीलिए इसे कब बोया जाता है, तो इसे बोया जाता है अक्टूबर नवंबर की समथिंग, जब नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो कि ठंडियों में होती है दोस्तों। और पकने के टाइम पर इसे गर्मी की ज़रूरत होती है, तो मार्च अप्रैल के समथिंग ये पक जाता है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गेहूँ की खेती होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अदरक का तना जो कि मिट्टी में उगता है और खाद्य का संज्ञान संग्रहण करता है, वो कहलाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे कि अदरक का जो तना है वो कहाँ पे उगता है, तो मिट्टी में उगता है दोस्तों। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रकंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जो मिट्टी में तना उगता है अदरक का, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है प्रकंद के नाम से। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि मिट्टी में जो अदरक का होता है उसे क्या बोलते हैं, जो खाने वाला भाग है, तो ये तना होता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्नलिखित में से कौन बनाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1767 ईस्वी 1767 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण कौन करता है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है दोस्तों, जो कि किनमें, तो 2 विभागों से मिलकर बना होता है, जो कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग, मानचित्र संगठन एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो दोस्तों ये है दक्षिणी गंगोत्री। तो इसके बारे में याद रखना कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यह दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की बात आई है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप, पहली बात यहाँ पे। दूसरी दोस्तों इसे निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे लोग नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। तीसरी, दुनिया में एक ऐसी स्थान है जिसकी जगह ओनली अनुसंधान करने के लिए है दोस्तों, इसलिए यह महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो यह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों यह कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में नहीं है। तो इसके बारे में याद रखना कि यह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो कोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, सही है दोस्तों। थुम्बा कहाँ पे है, केरल में, यह भी सही है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो यह केरल में
यह दोस्तों महाराष्ट्र में, इसके बारे में याद रखना। और पोखरण कहाँ पे, तो राजस्थान में, इसके बारे में याद रखना दोस्तों। यह कहाँ पे, तो कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि पीपली घाट दर्रा कहाँ पे है, तो यह अरावली पर्वतमाला में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ दक्षिण भारत में और कितने इंपोर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों, तो यह इसके बारे में याद रखना। एक है थालघाट दर्रा दोस्तों, यह कहाँ पे है, तो नासिक को मुंबई से जोड़ता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, कौन सा, थालघाट दर्रा, यह कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। और भोरघाट दर्रा तो दोस्तों यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो इसके बारे में भी याद रखना, कौन सा दर्रा, तो भोरघाट दर्रा, यह जोड़ता है किसे, तो मुंबई को पुणे से। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि थालघाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से, और भोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। तो इसके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ एक और दोस्तों पालघाट दर्रा है, यह जोड़ता है किसे, तो कोच्चि को चेन्नई से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन तीनों के बारे में याद रखना कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है कौन सा, तो पालघाट दर्रा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी को कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। यह कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि किस जिले में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है दोस्तों। तो यह एक क्या है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना क्या है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में यमुना नदी को खुले नाले के नाम से जाना जाता है, या खुला नाला कहा जाता है दोस्तों, इसकी गंदगी के कारण। तो इसके बारे में याद रखना, इसे खुला नाला कहा जाता है। और यह दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, सहायक नदी है मतलब किसी प्रमुख नदी की एक उपनदी है। तो यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और एक सहायक किसकी है, तो गंगा की है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इस नदी में इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो दोस्तों टोंस, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन, यह सभी चंबल में जाके मिलती हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों खुले नाले के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो विजयवाड़ा स्थित है दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि क्या है, तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है कृष्णा नदी के तट पर दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर एक बहुत ही फेमस बांध है जिसे अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है। कौन सा बांध दोस्तों, तो अलमाटी बांध, यह किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो इसके बारे में याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम से। तो इसके बारे में याद रखना कि मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भारत का पहला पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा था जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ खोजा गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।